कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, CAV साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल अध्याय 4 में अध्याय का नाम है कृषि, और इस कृषि में दीर्घोत्तरी प्रश्नों की चर्चा पहले कर चुके हैं। जो बचे हुए दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसमें जो बचा हुआ है प्रश्न है, भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली दो रोपण यानी बागानी फसलों के नाम बताइए। गन्ना मुख्यतः उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, दो उदाहरण दीजिए। तो ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले चाय के बारे में आप लोग समझेंगे। चाय के अतिरिक्त भारत में उगाई जाने वाली रोपण फसलों में रबर है आपका, गन्ना, नारियल, कॉफ़ी हुआ, ककोआ, केला, मसालों और पाइन एप्पल, अनानास आदि शामिल हैं। भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसमें पहला है, अधिक जनसंख्या के कारण खेत में काम करने वाले श्रमिक स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध हैं। फिर दूसरा है, यहाँ का किसान भेष समृद्धशाली है, अतः गन्ने के परिवर्धित बीज, खाद तथा रासायनिक खाद का प्रयोग यहाँ सबसे व्यापक पैमाने पर किया जाता है। फिर इसमें तीसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए सबसे उत्तम जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु गर्म तथा नम है और समुचित मात्रा में वर्षा होती रहती है। फिर चौथा पॉइंट है, वर्षा की कमी को विकसित सिंचाई के साधनों द्वारा पूरा कर लिया जाता है। फिर पांचवा है, भारत का गंगा यमुना का दोआब बहुत ही उपजाऊ दोमट मिट्टी से भरपूर है, यानी दोमट मिट्टी व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। इसमें पानी की सुव्यवस्था है। नई काप मिट्टी प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है, जिससे खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो ये आपका रहा, चाय को छोड़ करके जो है गन्ना मुख्यतः उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो किस कारण से अधिक पैदा होता है इसको आपको बताया गया। फिर अगला प्रश्न है, ज्वार बाजरा के उत्पादन के लिए आवश्यक 3 अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां ज्वार बाजरा का उत्पादन बहुतायत से होता है। तो ज्वार बाजरे के लिए 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अब ज्वार बाजरा को मोटे अनाजों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वैसे तो खरीफ की फसल है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में भी इसे रबी की फसल के साथ बोया जाता है। ज्वार बाजरा की उत्तम कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं
निम्नवत हैं। इसमें ज्वार बाजरा गर्म जलवायु की फसल है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। बोते समय 25 से 20 सेल्सियस तापमान में उगाया जा सकता है। पकते समय खिली धूप की ज़रूरत पड़ती है। पकने के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ज्वार बाजरा मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। कम वर्षा वाले भागों में खूब पनपता है। सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ये फसलें कम उपजाऊ मिट्टी में खूब आसानी से पनप सकती है। बलुई मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त होती है। उपज तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्वार बाजरा का विशेष रूप से अपने देश में महत्व है। यह गरीबों का मुख्य खाद्यान्न है। ज्वार को पशुओं के चारे के लिए भी उगाया जाता है। ज्वार मुख्यतः चारे के लिए उगाया ही जाता है। ज्वार और बाजरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश के भारत में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर, इसके बाद गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में किया जाता है। इसके पौधे का उपयोग पालतू पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। इस तरह ज्वार बाजरा खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी प्रमुख फसल है जो पशुओं को खिलाई जाती है। विश्व में ज्वार बाजरे के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, चाय की उपज के लिए अनुकूल तापमान और वर्षा की दशाओं को स्पष्ट कीजिए। चाय के दो प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो चाय भारत और विश्व में प्रचलित प्रमुख पेय पदार्थ है। साथ ही भारत का चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चाय की अच्छी उपज हेतु उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए आर्द्र एवं लंबी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु की ज़रूरत पड़ती है। चाय के लिए 25 सेंटीग्रेड तापमान, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की पत्ती चुनने का काम हाथों से किया जाता है, इसलिए सस्ते, कुशल और अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इस काम के लिए स्त्रियों तथा बच्चों को अधिक उपयुक्त मानकर काम लिया जाता है। चाय के बागानों में चाय की उपज के लिए ढालू भूमि चाहिए, जिससे चाय के पौधों की जड़ों में पानी रुक ना सके। अधिकतर पानी का खड़ा रहना या पानी का चाय की जड़ों में टिका रहना चाय के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है।
इसीलिए चाय अधिकतर पहाड़ी ढालों में उगाई जाती है। नमक के अधिक अंश वाली नवीन जलोढ़ डेल्टा प्रदेश की मिट्टी इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। चाय की सुगंध तथा उत्मत्तता अमोनियम सल्फेट वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। असम हुआ, पश्चिमी बंगाल, केरल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। भारत में असम चाय का घर है। यहाँ देश की लगभग 50% चाय पैदा की जाती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिलों में और केरल के ट्रावनकोर क्षेत्र में चाय सबसे ज़्यादा या व्यापक पैमाने पर पैदा की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व दून क्षेत्र तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्रों में चाय पैदा की जाती है। तो यह आपका चाय की उपज के लिए अनुकूल तापमान और वर्षा की दशाओं को स्पष्ट किया गया। आगे प्रश्न है, गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने के दो सर्वप्रथम उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो चाय की जन्मभूमि, गन्ने की जन्मभूमि भारत है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गन्ने की उपज हेतु आवश्यक तापमान, वर्षा आदि भौगोलिक दशाओं का विवरण इस प्रकार है जो निम्नवत है। गन्ने की कृषि के लिए समतल तथा अच्छी जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए तथा जल धारण क्षमता युक्त गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। वर्षा की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। गन्ने की फसल के लिए वर्ष भर पाला रहित मौसम चाहिए, क्योंकि पाला गन्ने की उपज के लिए हानिकारक होता है। फसल को पकते समय खुली धूप की आवश्यकता होती है। इससे गन्ने के रस में मिठास का तत्व अधिक विकसित होता है। गन्ने की बुआई, गुड़ाई तथा कटाई के लिए अधिक और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही गन्ने को शीघ्र चीनी मिलों में पहुंचाने के लिए सुगम और सस्ते सड़क मार्ग की आवश्यकता होती है। गन्ने का उत्पादन गंगा के ऊपरी मैदानों तथा पंजाब के मैदानी भागों में खूब किया जाता है। यहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधाएं सुलभ हैं। अकेला उत्तर प्रदेश भारत का आधा गन्ना पैदा करता है। महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर के राज्यों की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों का गन्ना अधिक मीठा, मोटा तथा लंबा होता है, जिससे चीनी का अधिक उत्पादन होना स्वाभाविक है। तो स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में भारत में गन्ने का उत्पादन
5.70 लाख टन था, जो 2005-06 में बढ़कर 27.84 लाख टन हो गया। इस अवधि में गन्ने के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। इसी तरह 1950-51 की तुलना में 2005-06 में गन्ने की उत्पादकता 33 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 65.6 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। भारत में गन्ने की उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लगभग 100 टन है। तो इस तरह गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। यह प्रश्न समाप्त हो गया। आगे हम फिर इसमें चर्चा करेंगे। भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की 6 मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आत्मनिर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, खेती में खाद्य पदार्थों की प्रधानता है। दूसरा है, ज़्यादातर कृषि उत्पादन किसानों के परिवार में ही खप जाता है। किसान के पास बाजार में बेचने के लिए कुछ अधिशेष नहीं बच पाता है। फिर तीसरा है, आधुनिक बीज तथा खाद की सुविधा किसानों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। चौथा है, यह खेती बहुसंख्यक किसानों द्वारा की जाती है। फिर पांचवा है, खेतों का आकार छोटा होता है। और छठवां है, खेत स्थान स्थान पर बिखरे होते हैं, जिनमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। आधुनिक तकनीकों का मतलब होता है जैसे कंबाइन मशीनें आ गई हैं कटाई के लिए, मड़ाई के लिए। तो यह चीज़ें हैं आधुनिक तकनीक में। फिर सातवां है, बिजली तथा सिंचाई की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण खेतों की उत्पादकता कम होती है। फिर अगला प्रश्न है, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय किसानों की किस प्रकार सहायता या मदद कर रही है? किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय खाद्यान्नों के उत्पादन और उपभोग में आत्मनिर्भर नहीं था। इसलिए भारत को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। आज़ादी के बाद किए गए सरकारी प्रयासों एवं जन सहभागिता के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हो सके। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार के प्रयास किए। इसमें पहला है, कृषि को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। अब कृषि को वैज्ञानिक आधार कैसे प्रदान करेंगे? आज कृषि को नया रूप दिया जाने लगा है, रही न बात। फिर परंपरागत पद्धति को निरुत्साहित किया जा रहा है। बहुफसली खेती यानी बहुत तरह की फसलों को उगाने वाली खेती, और मिश्रित खेती, पट्टीदार खेती तथा फसलों के वैज्ञानिक हेर फेर को अपनाया जाने लगा है। इससे मिट्टी की या मृदा की
उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फिर किसानों को सरकार कैसे मदद कर रही है? नवीन कृषि उपकरणों का विकास। नवीन कृषि उपकरणों का विकास खेती की पैदावार बढ़ाने में कृषि उपकरणों का भी बड़ा भारी योगदान है। इससे न केवल उपज बढ़ती है बल्कि जुताई, बुआई, निराई, कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव, सिंचाई, जल फुहार सिंचाई, कटाई, गहाई, परिवहन तथा भंडारण में लगने वाले समय में भी काफ़ी बचत होती है। भारतीय किसान ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों, कंबाइनों, ट्रैक्टर ट्रालियों, जल पंपों तथा स्पिलरों का खूब प्रयोग करने लगे हैं। फिर तीसरा इसमें है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग। भारत सरकार ने रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कई उर्वरक कारखाने देश के विभिन्न स्थानों और राज्यों में स्थापित किए हैं या बनाए हैं, परंतु अभी भी हमारी मांग की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फलतः उर्वरकों का आयात भी किया जाता है और निकट भविष्य में नए कारखानों की प्रस्तावित योजना के पूरा होने पर हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगे। फिर आगे है कीड़ों, नाशक जीवों, फफूंदी तथा खरपतवारों से फसलों को बचाने के लिए अब कीटनाशक, नाशक मार, फफूंदनाशी तथा खरपतवार नाशक दवाइयों को उपलब्ध कराकर फसलों को बचाया जाने लगा है। भंडारण की भी व्यवस्था सुलभ हो रही है, सुगम हो रही है, जिससे रख रखाव में होने वाली बर्बादी से बचा जा सकता है। फिर आगे है कृषि सिंचाई साधनों का विकास। भारत सरकार ने किसानों के लिए प्रत्येक खेत को समय पर पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं। नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों की वृद्धि की गई है। नदियों पर बांध बनाकर, कृत्रिम जलाशय बनाकर नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की गई है। आज सिंचित क्षेत्रों में 2 फसलों की पैदावार बड़ी आसानी से की जा रही है। कहीं कहीं तो 3-3 फसलें उगाई जा रही हैं। तो इस तरह से यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, जिसकी चर्चा हम आप लोगों से कर चुके। आगे कल लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा अध्याय 4 कृषि में हम दोबारा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।